Good morning, students. We were doing chapter number 3 synthetic fibers and plastics, and today we are going to start with the exercise questions of this chapter. So, let us just begin. So, first question is explain why some fibers are called synthetic. Students, the question is why some fibers are called synthetic. Students, we have learned synthetic are those fibers which are not existing naturally, rather, they are made by men. तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि सिंथेटिक हम किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो नेचुरली एग्जिस्टिंग फाइबर्स नहीं हैं जिनको इंसान ने बनाया है विच आर मैन मेड सो द आंसर वुड बी some fibers like nylon and polyester are called synthetic fibers because they are made by chemical processing of petrochemicals. अब स्टूडेंट केमिकल प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल्स का मतलब होता है वो मटेरियल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं वो केमिकल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल जो कि हमें ओशन की क्रस्ट से मिलता है और उससे बहुत सारे केमिकल्स निकाले जाते हैं और उन केमिकल्स की प्रोसेसिंग की जाती है उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस करी जाती हैं और उसके बाद उनसे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिस्टर अब क्योंकि ये सारी चीज़ें ये फाइबर्स जो हैं ये नेचुरली सीधे तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं इनको इंसान ने बनाया है पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से तो एज ए रिज़ल्ट इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स मैन मेड क्यों क्योंकि इंसान ने इनको बनाया है ओके नाउ कम टू नेक्स्ट Second is mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट वाली ऑप्शन चूज करनी है किसके बारे में बात हो रही है रेयॉन के बारे में कि रेयॉन जो है ये डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से क्यों इसके लिए आपने रीज़न बताना है स्टूडेंट जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर वो मैन मेड फाइबर हैं जो नेचुरली अकर नहीं करते हैं और उनको केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोसेसिंग से बनाया गया है अब रेयॉन के बारे में हमने देखना है कि वो बाकी के सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नायलॉन वगैरह उनसे कैसे अलग है सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें दी हैं फर्स्ट इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस अब स्टूडेंट्स अगर वो सिल्क जैसा दिखता है तो ये उसे सिंथेटिक फाइबर से अलग तो नहीं बनाता है क्योंकि हमें पता है सिंथेटिक फाइबर्स भी दिखने में शाइनिंग एंड स्मूथ होते हैं तो पहला जो है ये तो गलत होगा ये तो सही नहीं है नाउ लुक एट सेकंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प अब देखिए स्टूडेंट्स वुड पल्प जो है वो एक नेचुरल रॉ मटेरियल है वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी का गुद्दा है उससे इसको बनाया जाता है वो हमने पढ़ा था कि रेयॉन को वुड पल्प से ही बनाया जाता है अब क्योंकि जो वुड पल्प है वो एक सिंथेटिकली मेड केमिकल नहीं है तो एज अ रिज़ल्ट ये चीज़ इसे बाकी के सिंथेटिक फाइबर से अलग बनाती है तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर सो बी एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि जो रेयॉन है ये क्योंकि वुड पल्प से बना है जो एक नेचुरल रॉ मटेरियल है चाहे कि ये मैन मेड है लेकिन ये केमिकल से नहीं बना हुआ ये चीज़ इसे बाकी सिंथेटिक फाइबर से अलग करती है थर्ड ऑप्शन थी इट्स फाइबर कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ द नेचुरल फाइबर तो ये तो स्टूडेंट्स सारे ही सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ट्रू है तो ये सिर्फ रेयॉन के बारे में एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड वाला भी गलत है तो सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स अब स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं नंबर 1 के जो नेचुरली एग्जिस्ट ना कर रहे हों और उन्हें किसने बनाया हो दो शुड बी मैन मेड ये पहली चीज़ है तो इस वजह से इनको मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है और साथ में क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं नेचर के अंदर सीधे तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है सो योर आंसर वुड बी मैन मेड और आर्टिफिशियल ठीक है स्टूडेंट्स सो दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स now come to second one synthetic fibers are synthesized from raw material called dash अब स्टूडेंट्स जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं सिंथेसाइज यानी कि किससे बनाया गया इसको किसको जोड़ जोड़ के बनाया गया
फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी डिस्कस की है कि जो रॉ मटेरियल है सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए वो क्या होता है, दोज आर दी पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोलियम से मिलने वाले केमिकल्स हैं उनकी हेल्प से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। सो आंसर विल बी पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स यानी कि वो केमिकल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। द नेक्स्ट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो आ डैश। अब स्टूडेंट्स हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जब बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कस किया था तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स को कंपेयर किया था अ चेन ऑफ बीड्स, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। बीड्स यानी कि मोतियों की एक माला के तौर पे हमने इसका कंपैरिजन किया था और बाद में हमने इसे क्या बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है सिंथेटिक फाइबर्स का। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक चेन बनाते हैं और उस चेन को हमने नाम दिया था पॉलीमर। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो भी पॉलीमर हैं और जो प्लास्टिक है वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं और एक लॉन्ग चेन बनाती हैं। सो लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो प्लास्टिक के अंदर भी ऐसी छोटी छोटी चेन्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं और उससे लॉन्ग स्ट्रिंग्स बनती हैं। तो जो प्लास्टिक है वो भी एक पॉलीमर है। Okay, now come to next. Question number 4 is give examples which indicate that nylon fibers are very strong. अब स्टूडेंट्स ये हमने नायलन के जो यूजेस थे वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि नायलन को हम किन किन कामों के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली हम किसी चीज़ को, किसी भी फाइबर को जब एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो पर्पज़ हमें ये बताता है कि उस फाइबर के अंदर क्या खासियत है, उस फाइबर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम ये देखें कि हम नायलन को कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब स्टूडेंट्स नायलन फाइबर को हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर की हमें ज़रूरत हो, जहाँ पे बहुत वेट को बियर करना हो। तो ये सारे ही पर्पज़ हमें ये शो करते हैं कि नायलन का फाइबर डेफ़िनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसी वजह से हम उन्हें इन पर्पसेज़ के लिए यूज़ करते हैं। So nylon fiber is very strong. That is why it is used for making parachutes, seat belts and rock climbing ropes. अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हमने पढ़ी थी चैप्टर के अंदर कि नायलन का जो फाइबर है उससे पैराशूट्स बनते हैं, सीट बेल्ट जो गाड़ियों की है वो भी बनती हैं, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रोप्स यूज़ की जाती हैं वो भी नायलन की बनी होती हैं। और ये तीनों ही चीज़ें ये शो करती हैं कि डेफिनेटली जो नायलॉन है जो वो ज़रूर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। That is why we can use it for these purposes. It is found that nylon fiber is even stronger than steel. ये भी हमने पढ़ा था कि जो नायलन का फाइबर है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि नायलन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Okay, the next one is explain why plastic containers are favored for storing food. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो प्लास्टिक के डब्बे हैं, जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनमें खाना स्टोर करके रखना हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों हमारे किचन्स में इतने सारे प्लास्टिक बॉक्सेस हैं जिनमें हमने दालें डाल रखी हैं, जिनमें हमने आटा भी कई बार डाल डाल रखा है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम अपनी बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर डाल के रखते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है? क्यों हम प्रेफ़र करते हैं? ख़ैर हमें ये तो पता ही है कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करती है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेफ़र करते हैं। तो इसमें क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम इसे इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं? So the answer is the plastic containers are favored for storing food because of the following reason. तो students देखिए यहाँ पे क्या क्या reasons हैं. First they are lightweight and easy to handle. अब students अगर हम इनको compare करें metal के containers के साथ तो हमें क्या पता है कि जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है और उसे हैंडल करके उठाना रखना कहीं पे वो काफ़ी आसान है और उसके गिर के टूटने के भी चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है जैसे अगर मान लो कंटेनर हम ग्लास का यूज़ कर लें, कांच का यूज़ कर लें तो उसके गिर के टूटने के भी चांसेस होंगे जो कि प्लास्टिक के केस में नहीं होता है। सेकंड दे आर चीप। ये जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ये चीप होते हैं, ये कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स एज वेल एज मेटल कंटेनर्स। उन दोनों के कंपैरेटिवली ये सस्ते हैं।
थर्ड, दे आर नॉन कोरोसिव। स्टूडेंट्स, नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो बाकी की किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट ना करे। जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स में जो आयरन के कंटेनर हैं उनकी रस्टिंग हो जाएगी, जो कॉपर के कंटेनर हैं उन वो भी करोजन शो करते हैं, उनके ऊपर भी ग्रीन कलर की लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसका करोजन नहीं होता है, उसकी किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो इसलिए ये नॉन करोसिव हैं। उसके अलावा इसमें हम खट्टी चीज़ें जैसे कि लेमन जूस या कोई पिकल्स वो भी उसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वो जो इस तरह की एसिडिक चीज़ें हैं जैसे कि लेमन जूस है या फ्रूट जूसेस हैं उनके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता है। द नेक्स्ट इज़ दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चले। अब क्योंकि प्लास्टिक जो है वो ड्यूरेबल है तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमने असाइनमेंट्स में भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार दोबारा हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक टेबल बना के इसके डिफरेंसेस बता सकते हो। थर्मोप्लास्टिक्स हमें पता है कि दीज आर दी प्लास्टिक विच गेट मेल्टेड ऑन हीटिंग, जो हीट होने पे मेल्ट हो जाती हैं। अब क्योंकि वो मेल्ट हो जाती हैं तो उनको दोबारा से किसी और शेप में ढाला जा सकता है, तो और शेप में ढालने को बोलते हैं रीमोल्डिंग। तो हम उसे दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हैं, दोबारा से ढाल सकते हैं किसी भी शेप में, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड। अब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम मेल्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट उनको दोबारा किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक्स में स्टूडेंट जितने भी पॉलीथीन बैग हैं, प्लास्टिक के लिफाफे जो हैं, और जितने पीवीसी के पाइप्स होते हैं, जो पीवीसी की बनी हुई चीज़ें हैं, उन सबको हम हीट करके मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए वो सारे थर्मो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एग्जांपल आ जाएगी मेलामाइन की, बेकेलाइट की। इनको हम कहाँ पे देखते हैं? स्विचेस में, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं खाना पकाने के, उनके हैंडल्स में, वहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं प्लास्टिक की, वो कौन सी हैं? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। वो हीट होने पे मेल्ट नहीं करती हैं, उनकी शेप चेंज नहीं करती है। तो ये हमारे पास इनकी एग्जांपल्स होगी। तो आप एक तो उनकी डेफिनेशंस का डिफरेंस बता सकते हो और दूसरे उनकी दो दो एग्जांपल्स बता सकते हो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नंबर 1 सॉसपैन हैंडल्स एंड नंबर 2 इलास्टिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पूछा गया है कि इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हेल्प से क्यों बनाया जाता है। पहला पूछा गया है सॉसपैन हैंडल्स। स्टूडेंट्स, सॉसपैन हैंडल्स, सॉसपैन किसको बोलते हैं? सॉसपैन स्टूडेंट्स एक तरह का एक कुकिंग यूटेंसिल है जिसमें हम खाना पकाते हैं। कुछ हद तक आप कह सकते हो कि एक बड़े मुंह वाला पैन है जिसके बीच में खाना पकाया जा सकता है, जिसके बीच में एक तरह से आप कह लो कि जैसे चाय बनाने वाला बर्तन है, कुछ उस तरह का। तो उनके जो हैंडल्स हैं, वो हैंडल्स जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? नंबर 1 ये क्वेश्चन है। और नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? इलास्टिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स आपको सबको पता है, स्विच भी आपको पता है, प्लग बोर्ड्स यानी कि जिसके अंदर प्लग लगा होता है वो वाला बोर्ड। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, तो इसका हमने रीज़न बताना है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज अ सॉसपैन हैंडल्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है सॉसपैन हैंडल्स। अब सॉसपैन हैंडल्स जो हैं हमें पता है किस चीज़ से बनते हैं। दे आर जनरली मेड फ्रॉम मेलामाइन। मेलामाइन स्टूडेंट्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही एक टाइप है, क्योंकि ये फायर और हीट रेजिस्टेंट है। फायर रेजिस्टेंट यानी कि जिसको आग ना पकड़े, हीट रेजिस्टेंस यानी कि जो हीट अप ना हो जल्दी। तो ये क्योंकि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेलामाइन के अंदर, तो इसलिए इनको सॉसपैन के हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज अबाउट इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। तो उनके बारे में जो है वो सब चीज़ें बनती हैं फ्रॉम दी बेकेलाइट। अब बेकेलाइट जो है दैट इज़ ऑल्सो अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो भी। और उसका बेनिफिट क्या है प्लग्स बनाने के और स्विच बनाने में, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर है, तो उसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता है।
तो अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है या स्टैटिक चार्ज जो है अगर कहीं पे बोर्ड में आ भी रहा है, तो वो आपके हाथों तक ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो एक तरह से आपको शॉक से बचाता है। इसके साथ में बेकेलाइट जो है वो हीट को भी रेजिस्ट करता है, तो अगर करंट की वजह से हीटिंग हो रही है तो उससे भी वो आपको बचाएगा। तो इस वजह से इनको प्लग्स और स्विचेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Now come to question number 8. Categorize the material of the following products into can be recycled, cannot be recycled. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इन सब मटेरियल्स को कैटेगराइज करना है इनटू टू कॉलम्स। दो कॉलम्स बनाएंगे हम और उनमें इन सब चीज़ों को हम लिखते जाएंगे कि इनमें से कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं कैन बी रिसाइकिल्ड और दूसरी तरफ हम लिख देंगे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक एक चीज़ करके इनको इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करते जाएंगे। सो फर्स्ट इज़ द टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो जनरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। वो मेल्ट नहीं करते हैं, उनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता है। अब जिस चीज़ को हम हीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ की रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है। तो जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स कम हियर। सेकेंड वन इज़ द प्लास्टिक टॉयज़। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो प्लास्टिक टॉयज़ हम यूज़ करते हैं अगर कहीं गलती से उसको थोड़ी सी गर्म चीज़ लग जाती है तो वो टॉयज़ का वो हिस्सा वहाँ से डिफ़ॉर्म हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वो क्लियरली हमें क्या दिखा रहा है कि वो चीज़ हीट करने पे मेल्ट करती है, रीमोल्ड हो जाती है। तो इसका मतलब उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। सो प्लास्टिक टॉयज़ विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द नेक्स्ट वन इज़ द कुकर हैंडल्स। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं और उसको भी हम हीट और मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुकर हैंडल्स जो हैं दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द नेक्स्ट वन इज़ द कैरी बैग्स। कैरी बैग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो पॉलीथीन बैग्स हम लेते हैं उनको तो बड़े आराम से हीट करके मेल्ट किया जा सकता है। तो कैरी बैग्स विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द नेक्स्ट वन इज़ द बॉल पॉइंट पेन्स। अब स्टूडेंट्स आप जो बॉल पेन यूज़ करते हो उसकी जो आउटिंग कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है और वो प्लास्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसको तो बड़े आराम से हम तोड़ सकते हैं, हीट करके मेल्ट कर सकते हैं। तो वो भी रिसाइकलिंग वाली ही कैटेगरी में आएगा। सो प्लास्टिक कवरिंग यहाँ पे जो है हमारे पास बॉल पॉइंट पेन्स हैं तो दे कैन बी रिसाइकिल्ड। द नेक्स्ट इज़ द प्लास्टिक बाउल्स। अब स्टूडेंट्स प्लास्टिक बाउल्स जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्लास्टिक है। अगर तो वो आपके प्रॉपर डिनर सेट वगैरह के पार्ट्स हैं तो वो जनरली मेलामाइन वगैरह के बने होते हैं ताकि वो हीट होके मेल्ट ना करें, क्योंकि हम ये क्या चाहते हैं वहाँ पे कि अगर उसमें कोई गर्म सब्ज़ी वगैरह हम डालें तो उसे मेल्ट नहीं होना चाहिए बाउल को, तो एज ए रिज़ल्ट वो मेलामाइन वगैरह के होते हैं। तो उस सिचुएशन में तो वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए एक जनरल सी प्लास्टिक जो कि मेलामाइन नहीं है उस तरह की एक लाइट प्लास्टिक जो है वो यूज़ की गई है तो वो रिसाइकिल हो भी सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर जो आपका डाइनिंग सेट है उसकी चीज़ें जो हैं, उसके जो बाउल्स हैं उसके फॉर्म में मैं आपको बताने लगी हूँ। तो वो उस सिचुएशन में जो प्लास्टिक बाउल्स हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। द नेक्स्ट कम्स दी प्लास्टिक कवरिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वायर या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे हम चीज़ें कौन सी यूज़ करते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट हो। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें यूज़ करना चाहिए वो चीज़ें जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हों, लेकिन क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनेस की भी हमें ज़रूरत होती है और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हीट होने पे जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो मेल्ट कर जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब कभी शॉर्ट सर्किटिंग होती है और जो बोर्ड है स्विच बोर्ड खोल के देखा जाता है
तो अंदर क्या दिखाई देता है आपको कि जो उनकी कवरिंग है वो मेल्ट होके जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट के सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या है कि वो असल में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, क्योंकि वायर ने थोड़ा बहुत वहाँ पे बेंड होना होता है। तो इसलिए जो प्लास्टिक कवरिंग है इलेक्ट्रिकल वायर्स की, दे विल फॉल अंडर कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ पे प्लास्टिक चेयर्स। अब स्टूडेंट्स प्लास्टिक चेयर्स जो हैं वो भी जो हैं वो मेल्ट हो सकती हैं, क्योंकि वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो है नहीं है। हाँ, ऐसी कुछ एक चेयर्स हो सकती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की बनी हो और हो सकता है मेल्ट ना हो, लेकिन ज़्यादातर प्लास्टिक चेयर जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक की ही बनी होती हैं, तो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैन बी रिसाइकिल्ड। और जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो कैन नॉट बी रिसाइकिल वाली कैटेगरी में आएंगे। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और इस तरफ आ जाएगा आपका चेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कैन बी रिसाइकिल वाली कैटेगरी है वहाँ पे है टॉयज़ हैं, कैरी बैग्स हैं, बॉल पॉइंट पेन्स हैं, प्लास्टिक कवरिंग है इलेक्ट्रिकल वायर्स की, और चेयर्स हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी कैन नॉट बी रिसाइकिल वाली कैटेगरी में हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जो सेकंड पार्ट है उसमें बाकी के रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करेंगे।